बात कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर आप लोग ने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने अपने ही मोनार्क को हटा के वहां पे एक रिपब्लिक को अनाउंस किया था। ठीक है, अमेरिका के अंदर उन्होंने क्या करा था, इंग्लैंड को हरा के वहां पे अपने रूल को एस्टेब्लिश किया था। लाइक इंडिया ने भी सेम चीज की, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर से फ्री होकर। इसके बाद में जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन, पोलैंड की बात की, ब्रिटिश की यूनिफिकेशन की बात अगर हम लोग करें तो ये सब चीजें हमको क्या दिखा रही है कि यूरोप के अंदर पार्टिकुलरली किस तरीके से आइडिया ऑफ सोशलिज्म बहुत तेजी से फैल रहा था। ठीक है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम में, ये टॉपिक चल रहा था हम लोग का। और मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में मैंने 3 कैटेगरी के लोग आपको बताए थे। वो 3 कैटेगरी कौन कौन थे? हाँ, 3 कैटेगरी के लोग कौन कौन थे उस पूरे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर? नहीं, वो समाज था, डिवीजन ऑफ सोसाइटी नहीं पूछ रहा हूँ। 3 टाइप के पीपल्स की बात कर रहा हूँ जो उस समय समाज के अंदर संघर्ष करते थे, स्ट्रगल किया करते थे। अरे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ये थे ना, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ये 3 आइडियोलॉजी के लोग थे। और इन 3 आइडियोलॉजी के लोगों ने ही पूरे समाज के अंदर परिवर्तन किया। ठीक है, खास करके इसमें लिबरल्स और रेडिकल्स का योगदान बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला था यही लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों मिलकर क्या बन गए? लिबरल नेशनलिस्ट। यही तो बात हुई, दोनों मिलकर लिबरल नेशनलिस्ट में कन्वर्ट हो गए। और उन लिबरल नेशनलिस्ट ने आगे के जितने भी रिवॉल्यूशंस थे उनको अपने हाथों में लिया था। वही लिबरल नेशनलिस्ट का योगदान पूरा का पूरा रिवॉल्यूशनरीज वाला था। तो लिबरल नेशनलिस्ट कैसे रिवॉल्यूशनरीज में कन्वर्ट हो गए और उन रिवॉल्यूशनरीज ने भारत के अंदर क्या क्रांति लेके आई, सॉरी दुनिया के अंदर क्या क्रांति लेके आई, तो उस दुनिया के अंदर की क्रांति को ही हम लोग यहाँ पे डिटेल बाई डिटेल सारे टॉपिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसी का एक नया टॉपिक आज का आपका है रशियन रिवॉल्यूशन, जिसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो अभी तक हम लोग ने बात कर ली थी। वैसे आपको पता है रशिया इज अ पार्ट ऑफ यूरोप और नॉट? रशिया यूरोप का पार्ट है या नहीं? रशिया एशिया का पार्ट है, यूरोप का पार्ट? कहाँ तक है रशिया? ये है रशिया, ये। और ये तो सब पता ही है आपको, एशिया। ये है रशिया पूरा। तो रशिया यूरोप का पार्ट है कि नहीं है? नहीं है, टोटली एशिया है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा ये यूरोप का ही पार्ट है। इस बात में डाउट है? हाँ, तुम खड़ी हो जाओ, ये बैठे हुए हैं, तुम खड़ी हो जाओ। ये भी देर में आए थे ना बेचारे, तुमने बाहर ही बैठा दिया। अंदर जगह भी नहीं है ना, अंदर जगह नहीं है, वहीं वहीं पर खड़ी हो जाते। कॉपी ले लो, बैग रख दो उधर, देखो वहां पे, वहां भी आवाज आएगी, तेज बोलूंगा। हाँ हाँ, वो यही, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, शरिया का टाइम जो है वो 20 मिनट का रहेगा तो रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं। हाँ, और बहुत प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम है क्या बताया जाए, बहुत प्रॉब्लम। तो 20 मिनट कैसे मैनेज होते हैं मैं क्या बताऊँ। क्या हुआ सर्वे है? दोनों का पार्ट है। हैप्पी टी आ जाओ अंदर, आ जाओ, अरे अरे जल्दी आ जाओ, खुश हो गया मैं, दादा जल्दी। अरे है, पीछे जगह है, सीट रहने दो, रहने दो, आ जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ, बैग रखे हुए वहाँ पे है। जी
तो रशियन रिवॉल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने पूछा रशिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया और यूरोप, दोनों का है या सिर्फ एशिया का है? दोनों का है। क्लियर है बात? यहाँ पे आप लोग को बेलारूस, यूक्रेन वगैरह सब बाउंड्रीज दिखती है ना, तो इस बाउंड्री को टच करता है ना, तो टच करते हुए यूरोप की बाउंड्री टेरिटरी में तो आ ही जाता है ना, तो हम लोग कह सकते हैं रशिया इज अ पार्ट ऑफ बोथ। और इतना बड़ा रशिया यूएसएसआर जो है उसका विघटन जब हुआ तो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी था, तभी इसका विघटन हुआ। तो रशियन रिवॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे सोशलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ चुके थे। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स की बात की थी हम लोगों ने। कार्ल मार्क्स से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे लेनिन की तरफ, ठीक है। हमने बोला था कि लेनिन ने सोशलिज्म को कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समाजवाद को साम्यवाद में कन्वर्ट करने वाला कौन था? लेनिन था। लेनिन ने ये आइडिया दिया और लेनिन के ही आइडिया के ऊपर ये पूरी की पूरी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आप रशिया, चाइना या कोरिया के अंदर देखते हैं, तो ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की दी है, ठीक है। तो रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग बात करें, यही जो रशियन रिवॉल्यूशन है इसको क्रिएट करने वाले जो यहाँ के लोग थे, उसमें लिबरल और रेडिकल सोसाइटी के लोग आते हैं। लिबरल रेडिकल्स दोनों मिलके क्या बनते हैं आपके? बताइए क्या बनते हैं? लिबरल नेशनलिस्ट। और यही लिबरल नेशनलिस्ट क्या करते हैं? रिवॉल्यूशनरीज के फॉर्म में खुद को चेंज कर दे। और अब जितना भी इरा है, जितने भी स्ट्रगल होंगे, ये सारे के सारे कौन करेंगे? रिवॉल्यूशनरीज करेंगे। रिवॉल्यूशनरीज को समझने के लिए एज ऑफ रिवॉल्यूशन को समझा था हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, और एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेकर 1848 तक बताई गई थी। इसको इसलिए हमने बात की थी या पढ़ा था कि 1830 के अंदर फ्रांस में एक फिर से नई क्रांति होती है, पता है आप लोग को ना? फ्रांस के अंदर एक नई क्रांति होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जुलाई रिवॉल्यूशन, ठीक है। फ्रांस का जुलाई रिवॉल्यूशन होता है। फ्रांस के अंदर जो इतनी क्रांतियाँ चल रही थी, उन सब क्रांति के बाद में आपको पता है 1815 में क्या हुआ था? क्या हुआ था 1815 में? बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। किसके अगेंस्ट में हुआ था? नेपोलियन वर्सेस कौन सी पावर्स थी? ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन, रशिया, ठीक है। तो ये चार पावर्स में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जहां पे ट्रीटी ऑफ वेना साइन हो गई थी। ट्रीटी ऑफ वेना के अंदर ये डिसीजन ले लिया गया था कि अब फ्रांस के अंदर कोई ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं होगा। मोनार्क को लाके एस्टेब्लिश कर दिया गया था वापस, और बर्बन डायनेस्टी फिर से रूल करने लगी थी वहाँ। बट लोग कब तक इस चीज़ को यहाँ पे बर्दाश्त करेंगे और कब तक इस चीज़ को देखेंगे? उन्होंने क्या करा यहाँ पे? फ्रांस के अंदर फिर से रिवॉल्यूशन कर दिया। और फ्रांस के अंदर 1830 में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो सबसे पहले यही जो बर्बन डायनेस्टी के रूलर्स थे, इन बर्बन डायनेस्टी के रूलर्स को हटाया गया सबसे पहले, ठीक, इनको ख़त्म किया गया। यहाँ ख़त्म करने के बाद में एक नए किंग को बिठाया गया था जिसका नाम था लुइस फिलिप। लुइस फिलिप यहाँ पे आके 1830 में फ्रांस की गद्दी पे बैठा, जो कि अब बर्बन डायनेस्टी का शासक नहीं है। ये बर्बन डायनेस्टी का रूल बहुत समय से वहाँ चला आ रहा था, इसको इन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया और यहाँ ख़त्म करके अपने हिसाब से अपने मुताबिक यहाँ पे राजा को बैठा दिया। जब इन्होंने यहाँ पे अपने मुताबिक राजा को बैठाया, लुइस फिलिप यहाँ पे आके बैठे, तो यहाँ पे एक्चुअल में रिपब्लिक यहाँ पे इन्होंने देखी भी, बनाई भी, और साथ ही साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन के रह गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम स्टिल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोनार्क तो अपॉइंट किया ही जा रहा है ना, मोनार्क को तो नहीं हटाया गया, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, ठीक है। तो ये यूरोप के अंदर इतना तेज़ी से जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो यूरोप के अंदर ये रिवॉल्यूशन ने दूसरे अपॉइंट किया जा रहा है, मतलब बर्बन डायनेस्टी के शासक को हटाया गया जो पहले से रूल करते चले आ रहे हैं। अब किसी को हटाया, किसी दूसरे को तो अपॉइंट किया जाएगा ना, खाली तो पड़ेगी नहीं, या तो फिर आप रूलिंग जो भी पोजीशन है उसको एंड कर दो। उन्होंने रूलिंग पोजीशन को एंड नहीं किया, नए राजा को ला के बैठा दिया। नए राजा को बैठाने का मतलब नए राजा को अपॉइंट कर दिया, उसी को लुइस फिलिप नाम दे रहे हैं, ठीक है। और लुइस फिलिप 1830 से लेकर 1848 तक इसकी गद्दी पे बैठे रहे, ठीक है। अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे कि 1848 के अंदर लुइस फिलिप गद्दी छोड़ के भागा था यहाँ से, ठीक, ऐसी हालत हो चुकी थी। हालांकि लुइस फिलिप की कोई भी ऐसी हम लोग देखते हैं पॉलिसीज़ नहीं थी, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को नहीं मिलते जिससे लुइस फिलिप यहाँ पे
किसी भी तरीके से जनता को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने बोला था ना, आज़ादी का नशा एक बार जब लोगों को लग जाता है, वो टेस्ट करा दीजिए आप हल्के से, फिर लोग उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं। अब वही व्याकुलता जो थी वो सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं थी, और स्टेट्स में भी उठना शुरू हो गई थी। ठीक, यहीं से कनेक्ट करिए थोड़ा सा जिससे मैजिनी ने क्या करा था, यंग इटली का फॉर्मेशन, इटली के यूनिफिकेशन के लिए यंग इटली का फॉर्मेशन, और यूरोप के यूनिफिकेशन के लिए यंग यूरोप का। अब ये जो यूरोप का यूनिफिकेशन की बात हो रही है, इसके अंदर फ्रांस नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे वो सारे के सारे यूरोप को क्रिएट करने की बात करेंगे, यंग यूरोप की बात यहाँ पे होगी। तो ये मैजिनी का बहुत बड़ा रोल था रिवॉल्यूशनरीज के एक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए, और मैजिनी ने यहाँ पे एक काम भी किया था। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ? रशियन रिवॉल्यूशन को समझने के लिए। क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन को समझने के लिए ये सब बातें समझनी ज़रूरी थी, कि अभी तक एक पीछे का पिक्चर हम लोग एटलीस्ट देख लें कि दुनिया के अंदर उस समय हो क्या रहा है, और रशिया उससे कैसे अपने आप को मैच करके एक रिवॉल्यूशन को क्रिएट करने जा रहा है। ठीक, रशियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ। 1917 के फेब रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन को ही हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे फरवरी में एक रिवॉल्यूशन हुआ और एक अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुआ। इन दोनों रिवॉल्यूशन में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई, उन सभी घटनाओं को हम लोग ने क्या नाम दे दिया? रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर खास बात यह है कि रशिया के अंदर भी केस कैसा है? फ्रांस की तरह है। ठीक है, कैसा केस है? फ्रांस की तरह। क्यों फ्रांस की तरह? कैसा केस मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मोनार्की, मोनार्की है, मोनार्की जैसी चीज़ें हैं, मोनार्की जैसी चीज़ें हैं। और साथ में यह भी हमको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल पावर का अटैक नहीं है वहाँ पे, ना तो कोई एक्सटर्नल पावर रूल कर रही है वहाँ पे। हमको ये बात पता है कि रशिया के अंदर जो मोनार्क है वो वहाँ के खुद के लोगों का अपॉइंट किया हुआ मोनार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते थे? राजा हुआ करते थे, उन राजा को जार बोला जाता था। ठीक, क्या बोला जाता था? जार। रशिया के अंदर जो राजा होते थे, यहाँ के राजाओं को क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था निकोलस जार। क्या नाम था? निकोलस जार। निकोलस जार यहाँ पे राजा थे, और निकोलस जार जब राजा बने थे यहाँ के, तो वो समय था अप्रॉक्स हम लोग 1899 या 1900 की बात करते हैं, उस समय की बातें हैं। ठीक है, तो निकोलस जार के बारे में ये कहानी है, निकोलस जार की फैमिली के बारे में ये कहानी है, उनके अगेंस्ट में यहाँ की जनता कैसे खड़ी हो गई, उस पूरी सिचुएशन को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, आप सिचुएशन को पढ़ने से पहले वापस से चलेंगे ना बैकग्राउंड की तरफ। एक बार मैंने बताई थी, पहले रशिया पर्शिया का पार्ट था, पर्शिया से अलग हो चुका था, पता है हम लोग को। पर्शिया से अलग होने के बाद में यहाँ पे रूलिंग डायनेस्टी जो थी पूरी की पूरी अब मोनार्क सिस्टम हो चुका था, और वही मोनार्क सिस्टम यहाँ पे रूल कर रहा था। तो बैकग्राउंड से हमको ये बात तो पता है कि रशिया अभी एक इंडिपेंडेंट पावर तो है, किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, बट मोनार्की के बेसिस पे वो अभी भी क्या है? किसी के कंट्रोल में ही है। लोग वहाँ के फ्री नहीं है, उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि कैसा था इसका बैकग्राउंड, रशिया कैसी कंट्री थी, क्या होता था यहाँ पे, तो अगर हम लोग इसकी सबसे पहले सोसाइटी की बात करें कि रशिया की सोसाइटी तो हर जगह देखा हम लोग ने ना कि कहीं फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट होती है, कहीं किसी तरीके की होती है। तो यहाँ पे भी एक सोसाइटी। ठीक, सोसाइटी के अंदर लोग जो थे रिलीजियस थे यहाँ पे। पहली बात तो इस बात को ध्यान रखिएगा, लोग कैसे थे? रिलीजियस थे। और उन रिलीजियस लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रिलीजन था वो था क्रिश्चियनिटी। और भी रिलीजन के लोग थे यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के लोग यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, अब क्रिश्चियनिटी में दो ग्रुप होते हैं ना, कौन कौन से? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ये तो आइडिया ऑफ चर्च वाले थे, बताया था मैंने उस दिन आपको। और कैथोलिक कौन थे? इंडिपेंडेंट आइडिया वाले थे। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी कि सोसाइटी के अंदर क्रिश्चियनिटी की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, और दूसरे रिलीजन भी थे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी।
तो क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन होने की वजह से कुछ लोग यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बन गए थे, कुछ लोग यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बन गए थे। और ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हमारे कौन हो जाएंगे, कंजर्वेटिव्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऑर्थोडॉक्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, हाँ रूढ़िवादी, ये होता है ना रूढ़िवादी। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर होते हैं, अगर उसमें बोला जाए कट्टर होते हैं, ठीक, तो उनको बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंजर्वेटिव टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी को परफॉर्म किया करते थे। अब इस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की वजह से यहाँ पे रहने वाले दूसरे रिलीजन के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। दूसरे रिलीजन के लोग यहाँ पे थे बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स और कौन हो, और कौन हो, दूसरे रिलीजन के लोग यहाँ पे और भी थे। अब वो लोग कौन होंगे? अरे हिंदुइज्म नहीं है तो ब्राह्मण कहाँ से आ गए हैं? नीग्रोस, मैं रिलीजन पूछ रहा हूँ। ज्यूडिज्म, ज्यूडिज्म यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ज्यूडिज्म नहीं पहुँचेगा। और कुछ सोच, हाँ ठीक भी नहीं, जैन में नहीं थे, रशिया के अंदर ज़्यादा पारसी आज भी हैं रशिया में, पारसी आज भी हैं रशिया में। अच्छा चलो मैं रिलीजन छोड़ दूँ, अगर मैं बोलूँ और सोसाइटी के लोग जो है यहाँ रहते होंगे वो कौन हो सकते हैं? जो कोई धर्म नहीं मानते हैं उनको क्या कहते हैं? एथिस्ट, नास्तिक, ठीक है बोलते हैं ना, एथिस्ट बोलते हैं ना, नास्तिक बोलते हैं। तो जितने भी समुदाय के लोग होंगे यहाँ पे बचे हुए तो वो लोग वही तो होंगे, ठीक है। तो ये वाला आइडिया क्या भूल गए? सारे नास्तिक होते हैं, वो भी एक ग्रुप है। दुनिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है नास्तिकों की, पूरी दुनिया के अंदर। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद इस्लाम को लोग फॉलो करते हैं, तीसरे नंबर पे नास्तिक ही है। नास्तिक लोग तीसरे नंबर पे आते हैं दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते। एथीस्ट बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो ये समुदाय दूसरे रहा करते थे इस पूरे के पूरे रशिया के अंदर। इन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन तो कम थे, मैंने बोला क्रिश्चियनिटी ज़्यादा थी लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम थे। उसके बावजूद ये लेस पॉपुलेशन के होने के बाद भी इतनी बड़ी मेजोरिटी के ऊपर रूल कर रहे थे। जैसा कि हम लोग हमेशा से देखते आए, किसी भी रिवॉल्यूशन में उनको हटाया ही जाता है क्योंकि वो बहुत माइनॉरिटी में होते हैं और थोड़े से लोग किसी बड़े समाज के ऊपर रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बोला नहीं जाता है कि हमारे यहाँ की लगभग 2% पॉपुलेशन ही रूलिंग क्लास है, बाकी 98% मजदूर बने हुए हैं, जो वो कहते हैं उसको फॉलो करते हैं, ऐसे ही, ठीक। तो इसी तरीके से ये समाज पहले भी हुआ करता था। तो यहाँ पे इन सारे लोगों को प्रॉब्लम्स थी, इन लोगों को प्रॉब्लम्स थी, ये सारे के सारे लोग प्रॉब्लम में थे। प्रोटेस्टेंट में से भी कुछ लोग जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बन गए थे, वही लोग इन सारे लोगों को यहाँ पे क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनके साथ में और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया करते थे। तो ये सोसाइटी थी वहाँ से, इस तरीके की सोसाइटी हुआ करती थी। अगर यहाँ की इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी का सोर्स क्या होगा यहाँ पे? एग्रीकल्चर। रशिया के अंदर जो पूरी की पूरी इकोनॉमी का यहाँ पे परसेंटेज आता था एग्रीकल्चर से लगभग 85%, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर ये लोग कितने डिपेंडेंट थे? 85% लोग रशिया के एग्रीकल्चरलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। उस समय इनकी पॉपुलेशन इतनी थी कि ये लोग लगभग इतना ही एग्रीकल्चर यहाँ पे किया करते थे। मैंने और समाज में भी बताया कि एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट चीज़ रही है। जैसे फ्रांस के अंदर भी लगभग ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। जर्मनी में भी पॉपुलेशन लगभग 50% एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहती। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी 85% लोग कर रहे हैं और 85% लोगों के ऊपर अगर टैक्सेस हाई कर दिए जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी ना। 85% जनता तो पागल हो जाएगी वहाँ पे,
कि 85% जनता को हाई टैक्सेस देना पड़ रहा है, तो वो 85% जनता क्या एक साथ नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो ये दो बैकग्राउंड सोसाइटी के बेसिस पे, एक तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लोगों का सोसाइटल, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर या इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन। ये दोनों चीज़ें तो समझ आए हम लोग। ठीक, इसके अलावा थोड़ी सी बात अगर करें हम लोग और हाँ एकदम एकदम हाँ 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 ठीक है, आपकी बात सही है एकदम। फ्रांस के अंदर हम लोग ने पढ़ा था, फ्रांस का रीजन भी कोल्ड होता है, हमको पता है ना, फ्रांस में भी कोल्ड रीजन होता है। और फ्रांस में कोल्ड रीजन होने का मतलब उसके बाद भी वहाँ पे 60-70% एग्रीकल्चर हो रही थी। आज भी टेम्परेचर किसी के भी फ़ोन में ज़रा कैलकुलेट करके देखो, वहाँ का 17-18% से ज़्यादा नहीं होगा टेम्परेचर वहाँ का अभी भी। हम लोग यहाँ पे गर्मी में मर रहे हैं बैठ के, वो 17-18% टेम्परेचर लेके बैठे हुए। हैप्पी टीचर्स डे सर। ठीक है, तो ये जितनी भी यहाँ पे चीज़ें होती थी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि रशिया के अंदर जो रीजन है, हाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत अच्छा हो रहा है, दोनों अलग बात है। कि एग्रीकल्चर के ऊपर अगर 85% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, तो वो 85% पॉपुलेशन यहाँ पर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी होने के बाद उतना प्रोडक्शन क्या दे पा रही है तो नहीं दे पा रही, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हुआ करते थे, ये बात तो क्लियर है। ठीक, हाँ हाँ एकदम एकदम है, हाँ हाँ ये बात आप कह सकते हो कि पहले अगर 85% लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, वो 85% प्रोड्यूस कर पाते थे 50%। ठीक है, 50% का प्रोडक्शन कर पाते थे। अब आज के समय में 35% लोग ही अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो वो 35% लोग भी 50% एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। जी सर, अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ है? नहीं चल ही रहा है चलता रहेगा मतलब। कहाँ है सर? पहले है अरे बाबू, नहीं चलिए चलिए आते हैं। हाँ ले लेना चाहिए सर। किनको? ये देखो हमसे बाहर से क्वेश्चन पूछ रहा था हाँ क्या दिक्कत है? इकोनॉमिकल अभी भी दिक्कत है। हाँ इकोनॉमिकली अभी भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत इसलिए है क्योंकि कोई भी कंट्री के लोग जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से ट्रांसफ़र होते हैं, और जब एग्रीकल्चर पे अलग हो जाते हैं, इकोनॉमी पे अलग हो जाते हैं, ट्रेड पे अलग हो जाते हैं, बहुत सारे सेक्शन में जब डिवाइडेड हो जाते हैं ना, तो उस समय प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे ट्रेड का भी इशू होगा, सारे के सारे लोग ट्रेड पे डिपेंडेंट नहीं है, सारे के सारे लोग कैटल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं। जब सोसाइटी इतने सारे फाड़ में बट जाएगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। पहले लोगों के पास में प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ करता था क्योंकि मेजर ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ों को किया करते थे, एग्रीकल्चर कर ले। अब एग्रीकल्चर करने के बाद वो अपना प्रोड्यूस उतना तो निकाल लेते थे, खा पी लिया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। खैर वापस आते, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। 85% लोगों को यहाँ पे लगातार एकदम से टैक्स बढ़ जाता है वहाँ का, और टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये भी थी, मैंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप लोग को पढ़ाया है, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो कहाँ पहुँच चुकी थी? रशिया के अंदर ही पहुँच गई। ठीक है, लेकिन रशिया के अंदर बोला जाता है कि पॉकेट के फॉर्म में यहाँ की इंडस्ट्रीज पहुँची। पॉकेट के फॉर्म में पहुँचने का मतलब स्मॉल फॉर्म में, छोटे से फॉर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े रीजन के अंदर रशिया ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे बना लिया, नहीं, रशिया ने अलाउ ही नहीं किया इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। रशिया ने सिर्फ 2 जगह पे, वहाँ के 2 स्टेट्स में, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स हैं जहाँ के अंदर इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को अलाउ किया था, और वो इंडस्ट्रीज़ लगी थी सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को। ठीक है, ये 2 सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगे थे, अदरवाइज कहीं पे भी हमको यहाँ पे इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे क्या इशू था? इशू ये था, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लग रही थी ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी।
यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में लगी या मॉस्को में लगी, यहाँ पे गवर्नमेंट अपना सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अगर इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है या इंडस्ट्री के वर्कर्स को कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उनके मिनिमम लॉस को थोड़ा बहुत बियर करने के लिए गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी उन जो भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ रखती थी उनको कोई भी सपोर्ट नहीं देता था। तो जितना भी वो लोग प्रोडक्शन करते थे, जो भी जितनी भी चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट तौर पर ही किया करते थे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन था यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का खास करके, इसने यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम, जब राजा किसी तरीके की हेल्प नहीं कर रहा है, कंट्री के अंदर नई चीज़ें आ रही हैं और उसको प्रमोट करने की बजाय राजा क्या है 85% एग्रीकल्चर के ऊपर ही मरा पड़ा कि मुझे तो टैक्सेस चाहिए, टैक्सेस चाहिए। ठीक है, ऐसे राजा कौन होते हैं? दूरदर्शी होते हैं या सिर्फ अपनी देखने वाले होते हैं? सिर्फ क्या करते हैं, अपनी सेल्फ रेपुटेशन को बचाने वाले राजा होते हैं। उनको दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, नहीं लेना देना। उनको सिर्फ इतना लेना देना, जब तक मैं हूँ, मेरी सभ्यता है, तब तक वो अच्छे से चले, आगे क्या हुआ बताइए। ठीक है, हाँ। इंडस्ट्री टोटली प्राइवेट इंडस्ट्री थी, दो ही जगह इंडस्ट्रीज लगी हुई थी और इंडस्ट्री अभी आई थी। ठीक है, और आने का मतलब ये था कि इंडस्ट्रीज आई और कुछ लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगा ली वहाँ पे। ठीक, अब फैक्ट्रीज लगाने का मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आपकी लैंड को यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी राजा होगा उनसे आपकी लैंड को यूज़ करने के बाद पैसा तो लेगा ही लेगा। जब वो होम टैक्सेस नहीं छोड़ा करते थे तो इंडस्ट्री पे कैसे टैक्स नहीं छोड़ेंगे ना। टैक्सेस भी ले रहे हैं, लेकिन लोग उसके बाद में भी इससे मदद मांगते थे तो मदद नहीं करने को तैयार थे। प्रॉब्लम तो यही थी ना, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी गुस्सा थे, इंडस्ट्री लगाने वाले लोग भी गुस्सा थे, एजेंट्स भी नाराज़ हैं सारे के सारे। इकोनॉमिकली अगर हम लोग देखें, एग्रीकल्चर भी ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पे 85% था, बहुत ज़्यादा था, जिसके बाद वो लोग भी नाराज़ हैं। और इंडस्ट्रीज़ बचे बचाए रीजन में जो लोग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे, वर्कर्स थे, अब वो भी नाराज़ हैं क्योंकि गवर्नमेंट एड अपनी बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं थी, जिससे आगे इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकें। ठीक है, इन्हीं सब को लेके क्या हुआ, ये जो वर्कर्स क्लास था यहाँ पे, पूरा वर्किंग क्लास जो हम लोग कहते हैं, ये वर्कर्स जो है, ये सारे के सारे वर्कर्स क्या थे, डिवाइडेड हो गए। ठीक, डिवाइडेड हो गए ये सारे वर्कर्स। और ये डिवाइडेड हो गए किस तरीके से, क्योंकि इन्हें इंडस्ट्री में कुछ को काम करना था, कुछ को एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था। इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा हम लोग कह सकते हैं गैप क्रिएट हो गया। वो गैप ऐसा था कि यहाँ के लोग खुद कंफ्यूज हो गए कि उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए करना क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कंफ्यूज कर दिया था, हर जगह जब टैक्सेस को हैवी करते चले जा रही, तो ये कंफ्यूजन था। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पे वर्कर्स यूनियन बने और वर्कर्स यूनाइट हुए और इन्होंने यूनियन बना के क्या करा, इस क्रांति को जन्म देने की कोशिश करी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसकी जो इकोनॉमी है या बैकग्राउंड है उसके अंदर पढ़ते हैं। वर्कर्स जो था, वर्कर्स का जो था, इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो भी लेबरर्स, पीजेंट या वर्कर्स काम करते थे, इन सब लोगों ने क्या करा, पहले तो निराश थे, कंफ्यूज थे कि एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट के लिए करें क्या हम लोग। ठीक, नहीं समझ आया तो इन्होंने क्या करा, अपने यूनियंस बनाए और यूनियंस बना के क्या करा, उनके अगेंस्ट में एक नया रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की बात करी। अभी उस यूनियन के ऊपर आ रहा हूँ मैं, जिसकी बात मैं करने वाला हूँ। ठीक, अभी यहाँ तक के वर्कर क्लास एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड था। कुछ लोग एग्रीकल्चर को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे और कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। प्रॉब्लम लेकिन दोनों तरफ थी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, हाँ, वो वर्ड आएंगे, अभी आगे पढ़ते जाओ, उसके अंदर आएंगे, अभी बात कर रहे हैं हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग बात करें कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं फ्रांस के अंदर, रिवॉल्यूशन चल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। अब रिवॉल्यूशन यहाँ से क्रिएट होने वाला है। रिवॉल्यूशन क्रिएट होने से पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कंट्री साइड में इवेंट्स क्या क्या चल रहे हैं। राजा के लिए नहीं, इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड का मतलब ये अपॉइंटेड कह सकते हैं हम लोग, कि मतलब अपॉइंट भी छोड़ो मत बोलो उसको, क्योंकि मोनार्क सिस्टम है।
और जहाँ मोनार्क सिस्टम है वहाँ पे एक मरेगा तो वो पहले ही डिसाइड करके चला जाता है कि अगला राजा कौन बनेगा, और जनता को उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्टेड है, अपॉइंटेड है, बस ये है कि राजा है वहाँ पे, वो मोनार्क सिस्टम को ही रेगुलेट किए हुए, उसको आएगी जनता, रिवॉल्यूशन करेगी, हटा देगी, बस सिंपल इतना। ठीक, तो कंट्रीसाइड इवेंट्स के अंदर क्या चल रहा है, जब ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद में हुआ क्या, उधर देख लीजिए, ऑफिस में देख लीजिए, कंट्रीसाइड इवेंट्स में हुआ क्या, कंट्रीसाइड इवेंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है, इशू क्या है यहाँ पे, ये सारी चीजें अगर हम लोग देखें तो कंट्रीसाइड इवेंट्स के अंदर मैंने बोला वर्कर्स और पीजेंट्स सभी परेशान है कि एक्चुअल में वो एम्प्लॉयमेंट के लिए किधर जाए। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपनाया जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, अब ये कलेक्टिवाइजेशन क्या है, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मान लिया मैंने लैंड है, ठीक है, पर्सन ए है कोई, उनकी लैंड है, इन्हीं के जस्ट नियर बाई पर्सन बी की लैंड है। ठीक, दो लैंड है, ये जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं शुगर केन है, और ये जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग मान लेते हैं वेट है। ठीक, दो तरीके की क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ। पर्सन इस शुगर केन को प्रोड्यूस करके हम लोग मान लेते हैं एनुअल इनकम जो जनरेट कर रहे हैं वो एनुअल इनकम है अप्रोक्स हम लोग मान लेते हैं 50,000 रुपीज़। कितनी है, 50,000 रुपीज़। ठीक, यहाँ पे ये वीट को प्रोड्यूस करके जो एनुअल इनकम अपनी जनरेट कर रहे हैं वो एनुअल इनकम हम लोग मान लेते हैं अप्रोक्स 70,000 रुपीज़, 70,000 रुपीज़। ठीक है, ये इन लोग का डिवीज़न है सोसाइटी का। 50,000 रुपीज़ देने के इनको एनुअल इनकम के बाद में हमने मान लिया कि इनका 10% रुपया टैक्सेस पे चला गया, 10% रुपया किसको चला गया, टैक्सेस पे चला गया। सेम इनके साथ में हुआ, इनका भी 10% रुपया कहाँ चला गया, टैक्सेस के ऊपर चला गया। तो ये 10% रुपया जो टैक्सेस पे चला जाता था इससे ये लोग थोड़ा सा नाराज थे, परेशान थे, लॉस हुआ था। तो इन्होंने एक आइडिया निकाला, वो आइडिया था कलेक्टिवाइजेशन का। कलेक्टिवाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो पर्सन ए प्रोडक्शन कर रहा है ये मिल जाएगा पर्सन बी के साथ में। ठीक है, दोनों लैंड आपस में क्या करेंगे, मिल के क्रॉप को जब प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, पर्सन ए पर्सन बी के साथ में मिलके क्रॉप का जब प्रोडक्शन करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिवाइजेशन। अभी सेपरेट सेपरेट अपने अपने प्रोड्यूस करते थे और अपने अपने टैक्सेस दिया करते थे। अब इन्होंने क्या करा, पर्सन ए ऐड हो गया पर्सन बी के साथ में और इन्होंने बोला हम कलेक्टिवाइजेशन करके क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर मान लो कि रुपीज़ 50,000 इधर आ रहा है प्लस रुपीज़ 70,000 इधर आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 1.2 लाख इसका हो गया। अब 1.2 लाख पे दोनों को मिलके कितना परसेंट टैक्स देना पड़ रहा है, 10%। हो गया प्रॉफिट, आ गया प्रॉफिट। तो ये नुकसान से बच गए, उनको लगा कि ये कलेक्टिवाइजेशन का तो अच्छा प्रोसेस, इस नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिवाइजेशन के अंदर जितना भी कम्यून होता था, कम्यून का मतलब मीर होता है और मीर का मतलब क्या होता है, क्या ये 10% दे रहे हैं, ये 10% दे रहे हैं, 20% नहीं हो गया। अब ये लोग सिर्फ 10% दे रहे हैं, कौन सी, हाँ हाँ, अरे ये लोग 10% टैक्स दे रहे हैं, कितने पे दे रहे हैं, 50,000 रुपये पे दे रहे हैं 10% टैक्स। इनका 10% अलग जा रहा है, इनकी इनकम में से जा रहा है, इनके 70,000 इनकम है, उस 70,000 में से 10% टैक्स जा रहा है, इनका 10% अलग नहीं जा रहा है, दोनों का अलग अलग जा रहा है। अभी दोनों मिले नहीं है आपस में, अलग अलग है। अब मैंने बोला दोनों मिल गए, दोनों की इनकम वही रही लेकिन टैक्सेस रिड्यूस नहीं हो गए। अब दोनों को अगर डिवाइड करके देना तो अब 5% ये दे देंगे, 5% ये दे देंगे, ऐसा हो जाएगा ना। अरे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ मैथमेटिक्स का, इसके अंदर क्या कंफ्यूज होने वाली बात है। नहीं इतना हैवी मत जाओ, बैंकिंग वैंकिंग पे मत चले जाओ, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि 1,20,000 रुपये दोनों मिलके कमा रहे और अब पैसा उन्हें मात्र 20,000 रुपये ही देना पड़ रहा है, तो 1 लाख बच रहा है ना, दोनों की तरफ 50-50 बहुत आराम से बच जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कलेक्टिवाइजेशन से, कम्यून या मीर। कम्यून या मीर हुआ करता था जितनी भी इन लोग को सेविंग्स हुआ करती थी,
ठीक, जैसे मैंने बोला 1,20,000 रुपये आया और 1,20,000 रुपये में से क्या हुआ, 1,00,000 रुपये बच गए इनको, तो वो इनका कम्यून है, मीर है। और कम्यून और मीर को ये लोग क्या करते थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये नहीं था कि आपने शुगर केन किया प्रोड्यूस तो आपको जो है भाई ज़्यादा कम पैसा आपका आया और मैंने वीट किया मुझे ज़्यादा आया तो मुझे ज़्यादा दो मुझे कम, नहीं, ऐसा कोई नहीं था। ठीक, हाँ देखो कलेक्टिवाइजेशन के अंदर दो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स है और पीजेंट्स भी। ठीक, पीजेंट है और पीजेंट भी अलग अलग क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे। दोनों ने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि क्यों ना मिलकर प्रोड्यूस किया जाए। दोनों ने जब मिलकर प्रोड्यूस किया, एनुअल इनकम तो लोगों की सेम रही लेकिन टैक्सेस रिड्यूस हो गए, जिससे ये बचना चाहते थे। गवर्नमेंट नहीं कम कर रही है तो खुद कम कर लिया इन्होंने, ठीक है, जिससे ये बचना चाहते थे। और जो इनके पास में सेविंग्स आई 1.2 लाख रुपीज़ की, ठीक, उस सेविंग्स को क्या बोलते थे ये लोग, कम्यून, मीर। ठीक है, 1.2 लाख नहीं, क्योंकि 20,000 रुपये तो चलो टैक्स में चले गए। कितनी सेविंग आई, लगभग 1,00,000 रुपये की सेविंग आई। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कम से कम 1,00,000 की सेविंग आई और बोला हमने 20,000 रुपये टैक्सेस में चले गए। ठीक, तो ये जो 1,00,000 रुपए की सेविंग्स आई इसको कम्यून बोला जाता था या मीर बोला जाता था। इस सेविंग्स को ये दोनों लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किसमें हो रहा है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि दो ही पार्टी मिलके ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करती है, ऐसा भी नहीं था। हो सकता है कई सारे लोग भी एक साथ आते थे, 4-5 लोग भी एक साथ आके ये सब काम किया करते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत हुआ करती थी रशिया में। ठीक है, तो लोगों ने कंट्रीसाइड इवेंट्स में सबसे पहले रिवॉल्यूशन के अंदर एक चीज़ क्रिएट की और वो था इस तरीके का रिवॉल्यूशन, जो कि हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा दिमाग का खेला हुआ खेल था। अभी तक किसी कंट्री के अंदर हम लोग ने ऐसा नहीं देखा कि लोग अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक, तो कलेक्टिवाइजेशन हुआ। कलेक्टिवाइजेशन पे जब तक ध्यान किंग का जाता तब तक यहाँ पे कुछ और इवेंट्स शुरू हो गए। ठीक, बढ़े आगे, ये हो गया। हाँ, मीर बोल लो कम्यून बोल लो, दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो वो अभी कैलकुलेट ही कर रहा है बेटा। हाँ, हाँ, 2,000 का लॉस हो रहा है। हाँ, 50,000 रुपये पे 10%, ये मैथमेटिक्स की बातें हैं क्लास। हाँ, ये हाँ, पहले तुम लोग समझ लेना फिर मैं समझ लूँगा, फिर समझा। ठीक है, अभी टॉपिक पे आते हैं, मैथ की बातें बाद में। ठीक है, फिलहाल क्लियर ये है, टोटल इनकम में से आप टैक्सेस दोनों को मिलके देने पड़ रहे हैं तो वो कमी हो जाएंगे। ठीक है, इतना लॉजिक क्लियर। अब इसकी परसेंटेज निकालो या कैसे भी निकालो वो आपके ऊपर है, जैसे निकाल लेना। मैंने ओवरऑल आइडिया बता दिया आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं वो 50,000 ही इनकम कमाते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं वो 70,000 ही कमाते थे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। क्या कम आ रहा है क्या ज़्यादा आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेना आप अपने हिसाब से। ठीक, इस 1917 के जो फैब रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन को ही रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग आए हैं बाद में, तभी इसको छोड़ लें बार बार। ठीक है, तो मैंने बोला लोगों का ध्यान जब तक किंग वगैरह का, राजाओं का, नोबिलिटी का ध्यान इनकी तरफ जाता तब तक कंट्री साइड इवेंट्स के अंदर एक सेकेंड इवेंट हो गया। वो इवेंट ये था कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी का फॉर्मेशन हो गया। ये कंट्री साइड इवेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग। पहला तो मैंने बताया आपको कम्यून वाला, कलेक्टिवाइजेशन, और दूसरा मैं बता रहा हूँ डेमोक्रेटिक पार्टी का फॉर्मेशन। डेमोक्रेटिक पार्टी जितनी भी थी या जो भी पार्टी थी वो रशिया के अंदर टोटली बैन और इलीगल थी। पहली बात तो टोटली बैन और इलीगल थी 1914 से पहले 1914 से पहले रशिया के अंदर तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज सब इलीगल थी।
कोई अपनी पार्टी ही नहीं बना सकता, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल है, क्योंकि पार्टी बनाने का मतलब किंग के अगेंस्ट में जाना लगा करता था, तो किंग अलाउ नहीं करा करता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको बोलते हैं हम लोग RSDWP। हाँ, ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1898 के अंदर। हाँ, ये भी इलीगल है। 1914 से पहले जो भी पार्टी बनेंगी सब इलीगल है। RSDWP की फुल फॉर्म बताओ। अरे वाह, क्या बात, यही है, एग्जैक्टली यही है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1898 के अंदर हुआ था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी इलीगल थी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे बनेंगी 1914 से पहले वो सब इलीगल है। राजा अलाउ नहीं करेगा किसी को पार्टी को बनना। तो इसका मतलब बताने का ये 1898 में बनी थी, ये भी कैसी होगी, इलीगल ही होगी। ठीक, अब इसने क्या करा, ये पार्टी का जैसी फॉर्मेशन हुआ इसने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। ठीक, न्यूज़पेपर बढ़ा दिए इसने, न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह यहाँ पे प्रिंट होने लगी। न्यूज़पेपर मैगजीन्स के अलावा बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इन्होंने अपने मीडिया के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करी, और ये सारी की सारी मीडिया भी इलीगल होगी। ठीक है, क्योंकि जब पार्टी ही इलीगल है, जो पार्टी उसको निकालेगी वो भी इलीगल होगा। लेकिन ये लोग कंट्री के अंदर तमाम तरीके से छुप छुप के न्यूज़पेपर मैगजीन्स आर्टिकल्स और ऐसी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाते रहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत बड़ी ऑडियंस को मोबिलाइज़ किया। ठीक है, बहुत बड़ी ऑडियंस को यहाँ पे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जब ये ऑडियंस कलेक्ट होना शुरू हो गई, तो ये समय आ गया है धीरे धीरे 1904 का। ठीक, 1904 का ये टाइम आ चुका है। और 1904 के दौरान हुआ क्या कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर बात करें तो ये फेमिन यहाँ पे आ चुका था, और पूरा यूरोप ही इससे परेशान था। पूरे इंडिया के अंदर हम लोग बात करते हैं तो ये फेमिन जैसी सिचुएशन हमको देखने को मिल ही रही है। आपको इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत हिंट देखने को मिलेगा इस चीज़ का, और ये इंडिया के अंदर थोड़ा लेट पहुँचा था। 1904 की अगर हम लोग बात करें तो 1905 में बंगाल का डिवीज़न हुआ था। ठीक है, और बंगाल का डिवीज़न जब हुआ था तो ये सिचुएशन ऐसी ही थी कि लोग अपनी वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों तक के लिए परेशान थे, और उन्होंने इतना बड़ा डिवीज़न किया है। तो वन ऑफ द रीज़न लोग ज़्यादा भड़क क्यों गए थे, तो उसमें ये भी बताया जाता है कि फेमिन जैसी सिचुएशन, और इस सिचुएशन के अंदर आप बंगाल का डिवीज़न कर रहे हो, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये फेमिन जैसी सिचुएशन भी हमको यहाँ देखने को मिली। अब इतना बड़ा फेमिन आया हुआ है, लोग परेशान हैं, उस परेशानी के दौरान भी यहाँ पे टैक्सेस रिड्यूस होने का नाम नहीं ले रहे। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टीज या जो भी ऐसी चीज़ें थी, इन्होंने एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया, और लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन अब और ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब ये बहुत तेज़ी से रिवॉल्यूशन क्रिएट होता चला गया लोगों के अंदर, अकाल पड़ता है तो उसी तो ये इतना बड़ा जब रिवॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हो गया, इस पूरे रिवॉल्यूशन को यहाँ पे क्रिएट होने से पहले यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें वहाँ पे हुई जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, 1905 से एक सिचुएशन चलती चली जा रही है। एक तरफ तो एक्टिव है हमारा RSDWP। ठीक, 1905 के अंदर एक पर्सन है, यहाँ पे पर्सन का नाम याद करना ज़रूरी है, नाम को नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि इनका नाम है फादर गैपल। फादर गैपल 1905 के अंदर इस फेमिन की कंडीशन से निपटने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वर्कर्स की वेजेस को बढ़ाने के लिए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स उस समय रशिया के अंदर चल रही थी, उन तमाम प्रॉब्लम्स को लेके फादर गैपल ने सोचा कि हम लोग चलेंगे राजा के पास में सब लोग मिलकर, और राजा के पास जाके अपनी बात को रखेंगे और राजा हमारी बात सुनेगा। ठीक है, ये बात उन्होंने रखी। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखने वाला हूँ मैं, समझ आ गया होगा ना। पानी, रिवर का नाम लिखने वाला हूँ। यह है एक रिवर, इस रिवर का नाम था रिवर नेवा। ठीक, रिवर नेवा।
रिवर नेवा डिवाइड किया करती थी रशिया को दो पार्ट्स में इस तरीके से, ठीक है। एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के साइड में रहने वाले लोग थे और एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के साइड में रहने वाले लोग थे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे जितने भी लोग रहा करते थे वो क्लास था वर्कर्स क्लास, पीजेंट्स, मिडिल क्लास, ये सारे के सारे लोग इस एरिया में रहा करते थे, ठीक है। इस एरिया में कौन रहेगा? नोबिलिटी पूरी की पूरी, हम लोग कह सकते हैं रिच क्लास। जितना भी रिच क्लासेस थे वो सब इधर रहा करते थे और जितने पुअर क्लासेस थे वो सब इधर रहा करते थे। इस बेसिस पे भी डिवाइड किया, ठीक है। अब रशिया के अंदर जब भी लोग नाराज़ होते थे, गुस्सा होते थे या किसी भी तरीके का रिवॉल्ट करना शुरू करते थे, तो बड़ी बात मानी जाती थी कि लोग रेवा रिवर को क्रॉस करके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे पहुंच जाते थे। ये उनका रिवोल्यूशन करने का तरीका था रशिया के अंदर। रिवोल्यूशन उस चीज़ को मान लिया जाता था जब लोगों ने इस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, हमेशा, ठीक है। तो फादर गैपन भी यही काम करेंगे, ठीक है। फादर गैपन भी यही काम करेंगे। इन्होंने मोबिलाइज किया, भीड़ को कलेक्ट किया, बहुत सारी भीड़ आई इनके साथ में और सारे के सारे लोग चल दिए गांधी की डाडी यात्रा की तरह, ठीक है। फादर गैपन आगे हैं, गांधी जी जिस तरीके से आगे थे और भीड़ उनके साथ जुड़ती चली जा रही थी, तो इसी तरीके से फादर गैपन के साथ में भीड़ जुड़ती चली गई। फादर गैपन यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में एंट्रेंस ले ली। इन्होंने इधर एंट्रेंस ली फादर गैपन ने बहुत सारी भीड़ के साथ में। उधर यहाँ पे जो राजा बैठे हैं निकोलस जार, कौन बैठे? निकोलस जार। निकोलस जार तुरंत यहाँ से भाग गए, ठीक है। इनको लगा डर, इनको लगा मेरे ऊपर अटैक करने वाली है जनता। निकोलस जार इस जगह को छोड़ के भाग गए और जैसे ही वो इस जगह को छोड़ के भागे, ठीक है, उन्होंने एक चीज़ बोल के गए थे यहाँ पे अपनी आर्मी से कि जितने भी लोग यहाँ पे आए किसी को जिंदा मत छोड़ना, मार देना सबको, ठीक है। ये लोग सिर्फ अपनी डिमांड्स लेके जा रहे थे वहाँ पे और डिमांड्स लेके जाने के बाद में इनके साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे इनको बोल दिया जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनमें से किसी को भी जिंदा ना छोड़िएगा, सबके ऊपर अटैक करके उनको मार दीजिए, ठीक है। जब ये लोग यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि उनके मूड कुछ भी नहीं था, वही गांधी वाला कॉन्सेप्ट नॉन वायलेंस, और सीधे जाके क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और अपील करेंगे, ठीक। तो वो प्रोटेस्ट और अपील करने के लिए जैसे ये लोग यहाँ पे पहुँचे, बोला जाता है कि आर्मी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी यहाँ पे और फायरिंग करने के बाद लगभग 100 वर्कर्स जो इसमें आए थे उनकी डेथ हो जाती है और ऐसा बोला गया कि 300 जो वर्कर्स थे वो यहाँ पे घायल हो जाते हैं, ठीक है। 100 वर्कर्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है और 300 लोग लगभग यहाँ पे घायल हो जाते हैं। और ये बात भी सुनने में आती है क्योंकि फादर गैपन का इसके बाद में कहीं जिक्र नहीं है और फादर गैपन भी इसी के अंदर मारे गए, ठीक है, ऐसा मानने को आया, ठीक है। तो फादर गैपन का कहीं जिक्र ही नहीं था। कुछ थिंकर्स ने, राइटर्स ने इस बात को बोला कि इन 100 वर्कर्स में से कौन थे, फादर गैपन भी थे जो उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक है। तो उनके ऊपर भी गोलियां चली और गोलियां चलने के बाद में वो भी मारे गए। चलिए, अमेरिका के अंदर 5 लोग मरे थे, रिवॉल्यूशन हो गया था, सिर्फ 5 ही लोग मरे थे। 5 लोगों मरने के बाद उन्होंने अमेरिका को जब तक आज़ादी नहीं दिला ली तब तक वो लोग पीछे नहीं हटे, ठीक। फ्रांस के अंदर भी कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी, कुछ लोगों की डेथ की वजह से एक बहुत बड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएट हो गया वहाँ पे भी, ठीक। अब बात कर रहे हैं रशिया की। रशिया के अंदर अगेन कितने लोगों की डेथ हो गई? 100 लोगों की। और जब 100 लोगों की डेथ होगी, क्या लोग शांत बैठेंगे? और उसके बाद भी उनके सबसे बड़े लीडर फादर गैपन भी उसके अंदर मारे जाए तो क्या लोग शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना, नहीं होना चाहिए ऐसा। इस पूरी घटना को जो मैंने आपको बताया, ये जो घटना हुई, इस पूरी घटना को बोला जाता है ब्लडी संडे। खूनी रविवार, ठीक, संडे की घटना है और इस घटना को नाम दिया गया था ब्लडी संडे। हाँ, तो ब्लडी संडे जब यहाँ पे हुआ, ब्लडी संडे यहाँ पे हुआ, रीजन बना फ्रेंच रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर ब्लडी संडे। बोला जाता है ब्लडी संडे वाज द रीजन फॉर द स्टार्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। और स्टार्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन कब हो गया? फिर 1905 के अंदर ही। तो 1905 में जो 1904 में कंट्रीसाइड इवेंट्स हुए थे जितने सारे के सारे, वो रिस्पॉन्सिबल बन गया किसके लिए? ब्लडी संडे के लिए। और ब्लडी संडे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन गया? फ्रांस के रिवॉल्यूशन के, तो फ्रांस आ रहा है, रशिया के रिवॉल्यूशन के, ठीक है। तो रशियन रिवॉल्यूशन के लिए ये तमाम चीज़ें ब्लडी संडे के फॉर्म में रिवॉल्यूशन का कारण बनती हैं। 1905 में हो जाता है यहाँ पे बहुत बड़ा एक संघर्ष।
और संघर्ष में सारे के सारे लोग अब वापस जब अटैक करने के लिए तैयार होते हैं इसके ऊपर, राजा के ऊपर, कि अब निकोलस जार को नहीं छोड़ेंगे, और निकोलस जार ने जो भी किया वो गलत किया है। ठीक, तो निकोलस जार यहाँ पे क्या करता है, चालाक राजा है, ठीक है, बहुत ही चतुर राजा। राजा क्या करता है यहाँ पे, लोगों की डिमांड को देखता है, बहुत अच्छे से ध्यान देता है कि लोग डिमांड क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बोले फैमिन जैसी सिचुएशन है, चलो निपटने की बात कर लेते, और जो भी है ये लोग की डिमांड बेसिकली यही है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ आ जाए या कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसके लिए यहाँ पे कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये थर्ड क्लास के लोग जितने हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक। तो वो थर्ड क्लास के लोग इन्वॉल्व कैसे होंगे, इसने क्या करा, यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया पार्लियामेंट का। किंग करेगा ना, वो वापस नहीं आएगा क्या, छोड़ के चला जाएगा रिश्ते में। ठीक है, मैंने ये बताया, उसके बाद जनता भड़क गई फादर कैपन और 100 लोगों की डेथ के ऊपर, और लोगों ने क्या करा, अटैक करने का प्लान बना लिया राजा के ऊपर, क्योंकि राजा वापस तो आएगा, रशिया छोड़ के कहाँ भागेगा, राजा है ना वहाँ का, वो तो वापस आए। जब उसको टाइम खराब लगा छोड़ के चला गया, वापस आएगा फिर उसके बाद ही। तो जब वो वापस आया, सारे लोगों ने अटैक करने का प्लान बना लिया, और जब अटैक करने का प्लान बना लिया तो राजा ने देखा फिर कि इन लोगों को नीड किस किस चीज़ की है, किस चीज़ की ज़रूरत है इन लोगों को। तो इन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, आप लोग जैसी बात कर रहे हो उसी चीज़ों को वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। फैमिन आएगा तो फैमिन को वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है, स्टारवेशन आएगा स्टारवेशन को कंट्रोल करेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे रिड्यूस करेंगे, ये सब आप ही लोग बैठेंगे पार्लियामेंट के अंदर और आप ही लोग डिसाइड करेंगे। इंडियंस बार बार डिमांड क्यों कर रहे थे ब्रिटिशर्स से कि हम ही लोग को चाहिए पार्लियामेंट, हम ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, क्यों कर रहे थे डिमांड, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं यहाँ पे टैक्सेस लेने के लिए या इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए लगातार टैक्सेस या पेमेंट बढ़ाते चले जाते हैं ना, वो इंडिया फेवर के बारे में नहीं सोचते ना, वो तो अपने फेवर को सोचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, किंग के लोग होंगे तो वो अपने फेवर के बारे में सोचेंगे, जब यहाँ के लोग लोकल लोग होंगे तो वो किसके बारे में सोचेंगे, वो रशिया के कॉमन लोगों के बारे में सोचेंगे। तो किंग ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे एक पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होने वाला है, और पार्लियामेंट का फॉर्मेशन जैसे अनाउंस हुआ, यहाँ पे जितने भी लोग भड़के हुए थे वो सब धीरे धीरे शांत हो गए। जी हाँ, यहाँ पे पार्लियामेंट बनी, और ये कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट मतलब राय मशवरा कंसल्ट करके जो भी डिसीजन होंगे सब कंसल्ट करेंगे आपस में, ठीक है, किसी एक के पास सारे राइट्स नहीं होंगे। इस पार्लियामेंट के फॉर्मेशन को बोला जाता है रशिया के अंदर ड्यूमा, फॉर्मेशन ऑफ ड्यूमा, ठीक है। यहाँ पे ड्यूमा का फॉर्मेशन ही पार्लियामेंट का फॉर्मेशन कहलाता है। तो जब पहला ड्यूमा का फॉर्मेशन हो गया, पहला ड्यूमा का फॉर्मेशन चला, ड्यूमा का फॉर्मेशन किया किस लिए किया था, रीज़न आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाना चाहिए, किस लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को यहाँ पे प्रेशराइज करने के लिए, उनको थोड़ा सा लालच देने के लिए और उनके रिवोल्ट को दबाने के लिए, यही तो है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या किया था। तो रीज़न फुलफिल हो गया। फुलफिल होने के बाद में 75 डेज के अंदर ही अंदर, विद इन 75 डेज ड्यूमा को क्या कर दिया गया, डिसमेंटल, ड्यूमा को डिसमेंटल कर दिया गया। डिसमेंटल करने का मतलब डिसमिस कर दिया, ठीक है, ड्यूमा को डिसमिस कर दिया गया। राजा ने बोला कोई भी ऐसी पार्लियामेंट कंट्री के अंदर नहीं चलेगी, ठीक, पार्लियामेंट डिसमिस कर दिया। डिसमिस हो गई, लोग वापस से भड़क गए, तो उनको समझ आई ये बात, ये हमारे हमको सिर्फ लालच देने के लिए क्या किया था सिर्फ इसका फॉर्मेशन, ठीक, समझ आ गई उनके बाद। उन्होंने रिवॉल्ट करना फिर से तैयारी कर दी शुरू, ठीक है, रिवॉल्ट अचानक से तो किया नहीं जा सकता, ठीक, 1757 की तरह इतने ज़्यादा जुनूनी तो होते नहीं कि बिना तैयारी के रिवॉल्ट कर दो, ऐसा तो होता नहीं। तो यहाँ पे तैयारी करते थे लोग रिवॉल्ट जब भी करने वाले होते थे, ठीक है। तो इस रिवॉल्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अगेन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। राजा फिर डर गया, राजा ने बोला सेकंड लेके आओ, तो उन्होंने बोला सेकंड ड्यूमा, उसने सेकंड ड्यूमा अनाउंस कर दी, ठीक, सेकंड ड्यूमा अनाउंस कर दी। सेकंड ड्यूमा अनाउंस विद इन 3 मंथ्स ये हो भी गई,
यहाँ पे ये आके बैठ भी गए, ठीक है। फिर से रिप्रेजेंटेटिव है और सेकंड ड्यूमा हुई और यहाँ पे आके बैठ गए लोग आगे, ठीक। 3 महीने हुए, 3 महीने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर ड्यूमा को फिर से यहाँ पे बना दिया गया, क्रिएट हो गया। बोला गया कि अगले 90 दिन के अंदर अगेन फिर 3 मंथ्स थी मान लीजिए, फिर से इसको डिसमिस कर दिया। मजाक हो रहा है फिर से डिसमिस कर दिया गया। अब ड्यूमा अगेन डिसमिस हो गई। अगेन डिसमिस होने के बाद में लोग फिर भड़क गए, फिर सारे के सारे लोग रोड हो गए। राजा बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे तुम लोग को भी पता नहीं है पार्लियामेंट ऐसी चलती है, ठीक है। लोगों को बोले कि क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट चलानी पड़ती है, फिर उसको डिसमिस करना पड़ता है। सारे लोग थक नहीं जाएंगे बैठे बैठे, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, पहले बनाओ पार्लियामेंट, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए डिसमिस करो, उसके बाद फिर इलेक्ट की जाती है, ठीक है। उन्होंने बोला हमको भी क्या करना पड़ता है, विंटर लीव लेनी पड़ती है भैया, इतनी ठंडी पड़ती है, तो हाँ हमको विंटर लीव चाहिए। तो विंटर लीव के लिए हमको बार बार डिसमिस करना पड़ा। आप गलत शब्द समझ रहे हो, वो डिसमिस डिसमेंटल का मतलब वो जाएंगे और फिर से चले आएंगे, ठीक है। देख लिया ना आपने, फर्स्ट भी हुई सेकंड भी हुई, हुआ ना ऐसा। बोले हाँ, तो लोग मान सीधे थे, रशिया के लोग बहुत सीधे थे, जो बोला करता था राजा मानते चले जाते थे, ठीक है। सेकंड वाली फिर से ये सारी की सारी डिसमेंटल कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। और उसके बाद में 90 दिन के बाद अब राजा ने लोगों को समझाया था, तो राजा की जिम्मेदारी थी कि अगर तीसरी ड्यूमा लेके नहीं आया तो क्या होगा, लोग पक्का घुस के मार देंगे, ठीक है। नेवा रिवर के किनारे मेरी लाश पड़ी होगी, सबको पता थी ये बात, ठीक। तो उसने क्या करा, यहाँ पे तीसरी ड्यूमा अनाउंस कर। हम लोग अभी ड्यूमा ड्यूमा खेल रहे हैं, ठीक। तो तीसरी ड्यूमा जब इसने अनाउंस कर दी, तो यहाँ राजा ने क्या करा, यहाँ राजा ने, जैसे क्या होता है कि जब किसी के जख्म पे मरहम लगाना होता है तो वो धीरे धीरे लगाया जाता है, एकदम दवा उठा के छिड़क दोगे ना खपाक, तो पूरा का पूरा जख्म और फैल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उसने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जख्म पे मरहम लगाया। पहली बारी में क्या हुआ, थोड़ा सा जख्म भरा लोगों का, दूसरी वाली में थोड़ा और भर गया जख्म, तीसरी वाली में जख्म लगभग भर चुका था। और तीसरी ड्यूमा जब उसने अनाउंस करी तो उसने बोला इसके अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो सारे के सारे जार के रहेंगे, ठीक। अभी तक कॉमन पीपल होते थे, ठीक, लोगों को अपॉइंट किया जाता था, पीजेंट्स, वर्कर्स, सोसाइटी के लोग जितने होते थे अपॉइंट होते थे। अब थर्ड ड्यूमा के अंदर कितने लोग आ जाएंगे, जितने भी आएंगे वो सब कौन होंगे, जार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और जार के रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, किंग जो बोलेगा वही होना है, किंग फेवर्ड पीपल होंगे सारे, ठीक है। तो अब रशिया के लोग बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं, और ये बेवकूफ़ी चलते 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 समय आ गया था यहाँ पे 1914 का। यही जो मैंने बोला, ये समय जहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक इलीगल थी, ठीक। 1914 का टाइम आ गया यहाँ पे, और 1914 के अंदर क्या शुरू हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बस कहानियाँ यहाँ से बहुत बदली, वर्ल्ड वॉर ने बहुत चेंज किया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ रशिया एंड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मीन्स का क्वेश्चन है। रशिया और जर्मनी को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का सबसे बड़ा योगदान देने वाले कंट्री भी मानते हैं हम लोग, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। वो वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ोगे जब आप लोग तो चलेंगे उसके बाद। तो वर्ल्ड वॉर 1 की मैंने एक झलक तो आपको देके रखी थी। वो झलक ये थी कि सेंट्रल पावर्स थी एक तरफ और एक तरफ एलीट पावर्स थी, ठीक। सेंट्रल पावर्स के अंदर कौन कौन थी, जर्मनी थी, ठीक, ऑस्ट्रिया थी और टर्की थी। ये बताया हमको, जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की एक साइड लड़ लेंगे। और जितनी भी पावर्स थी उन्होंने एक अलायंस बनाया था अपना, एलीट पावर्स जिनको हम लोग कहते हैं, वो एलीट पावर्स थी सारी। जैसे फ्रांस आ गया उसके अंदर, रशिया आ जाएगा उसके अंदर, और ऐसी अमेरिका वगैरह ने भी, चाइना वगैरह ने भी आके बाद में ज्वाइन किया। तो ये सब एलीट पावर्स थी। इन एलीट पावर्स का मकसद सेंट्रल पावर्स को हटाना था, सिर्फ उनके रूल को हटाना, ठीक है। तो इसके लिए ये वॉर शुरू हुआ। अब वॉर किसके वर्सेस है, यहाँ पे देखेंगे हम 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 1914 के अंदर यहाँ पे एक है जर्मनी, यहाँ पे एक तरफ है रशिया। अगर हम लोग इनडायरेक्ट देखें तो वॉर 2 कंट्री के बीच में भी तो है, जर्मनी और रशिया के बीच में भी तो है। मैंने बताया सेंट्रल पावर्स में कौन कौन है, ऐसे लिख लो आप। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, यहाँ पे सेंट्रल पावर्स है। सेंट्रल पावर्स के अंदर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और टर्की, ठीक। वर्सेस अगर हम लोग पढ़े यहाँ पे एलीट पावर्स, एलीट का मतलब जब अपना अलायंस बना के कुछ पावर्स लड़ लें, तो उसके अंदर मैंने बताया रशिया होगा, फ्रांस होगा, बाद में अमेरिका भी आके इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है।
और चाइना को भी आगे चल के हम देखेंगे, बहुत सारी पावर्स यहाँ पे, ब्रिटेन भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक, ये तमाम पावर्स एलिट पावर्स थी यहाँ। चलिए, ये तमाम पावर्स यहाँ पे लड़ रही। अब इन पावर्स के अंदर ये वॉर आपको जर्मनी यहाँ पे दिख रही है सेंट्रल पावर्स में और रशिया एलिट पावर्स में, तो ये दोनों अपोजिट है ना वॉर्स के अंदर। तो यहाँ पे जर्मनी है और यहाँ पे रशिया। 1914 आया, रिप्रेजेंटेटिव ड्यूमा का सारा किसके हाथ में? राजा के हाथ में। राजा जो चाहता था वो करा करता था। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से कंडीशन और वर्स हो गई। फेमिन एमिन जैसी कंडीशन जो थी वो और प्रॉब्लमेटिक होती चली गई। अब फेमिन जैसी कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है। वर्ल्ड वॉर में रिसोर्सेज लगती हैं लगातार, बहुत अच्छे से रिसोर्सेज लगती है। तो जब यहाँ पे रिसोर्सेज लगना शुरू हो गए, लोगों का लॉस होना शुरू हो गया, तो यार रशिया के जितने लोग थे वो सारे के सारे नाराज किससे हुए? खास करके जर्मनी से। जर्मनी इनके अगेंस्ट में थी, पहली बात तो ये। और जर्मनी से नाराज होने की दूसरी वजह ये भी थी कि जो रशिया है, रशिया की बहू जो थी वो जर्मनी से थी। ठीक, रशिया की बहू जो थी वो जर्मनी से थी। बहू का मतलब निकोलस जार की जो जारिस्ट थी वो कहाँ से थी? ठीक, अरे बोलते हैं भैया, जारिस्ट क्यों बोल? ठीक, क्या हुआ? आप कहानी सुनाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। ठीक है, तो यहाँ की जो जारिस्ट थी, या जरीना बोल लीजिए आप, ठीक है, तो क्यों जार की जो फीमेल वर्जन है जरीना या जारिस्ट कह सकते हो आप। ठीक, तो उनका नाम था जारिस्ट एलेक्जेंड्रा। ठीक, निकोलस की वाइफ का क्या नाम था? जारिस्ट, जारीना बोल लो यार। जरीना एलेक्जेंड्रा किससे थी? जर्मनी से थी। हाँ, जार तो टाइटल है ना, जार जरीना, ओरिजिनल नाम एलेक्जेंड्रा है। ठीक है, उनका नाम ओरिजिनल निकोलस था। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें अब देखो, जर्मनी से ये लोगों का इतना स्नेह जर्मनी के प्रति क्यों मर रहा था? क्योंकि उनकी महारानी कहाँ से थी? जर्मनी से थी। और जब महारानी तुम्हारी जर्मनी से है तो क्या जर्मनी को यहाँ मिलकर नहीं रहना चाहिए था रशिया के साथ में? ये गुस्सा था लोगों के अंदर, उसके चक्कर में वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं उल्टा। ठीक, तो इसको कैसे रोका जाए? तो यहाँ जर्मनी से सारे के सारे लोग नाराज हो गए। ठीक, पहली चीज़ तो ये थी नाराज होने की। दूसरी चीज़ ये थी कि इसी समय में 1914 का टाइम चल रहा है। यहाँ पे मैंने अभी एक सिटी लिखा था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर दिया गया इसी समय। ठीक है, और नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया गया पेट्रोग्रेड। क्या नाम रख दिया गया? पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड क्या है? एक जर्मन नेम है, बहुत अच्छा, और मार खाओगे। ठीक, क्या नाम है? पेट्रोग्रेड। पहली बात तो जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो क्या है? एक रशियन कहीं ना कहीं आइडेंटिटी या कल्चर को बिलोंग किया करता था। अब आप उसका नाम रख दो पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड उन्होंने अपनी बीवी को खुश करने के लिए रखा कि देखो हम तुम्हारा जर्मनी के नाम से नाम रखे थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी सिटी का नाम बदल दिया पेट्रोग्रेड। लोग और भड़क गए, बोले जिसके अगेंस्ट में वॉर चल रहा है उसी सिटी का नाम रख दिया। दूसरा रीज़न भड़कने का समझ आ गया कि स्टेट का नाम चेंज कर दिया। ठीक, तीसरी बात, लोग जरीना अलेक्जेंड्रा से खुश इसलिए भी नहीं थे क्योंकि लोगों को एक बात पता चली थी। वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये थी, ये थोड़ा जादू टोना पे बहुत बिलीव किया करती थी। ठीक है, जादू टोना, शाप, वशीकरण, ये सब जो होती हैं ना चीज़ें, इन सब पे बड़ा बिलीव किया करते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि इनका निकोलस जार का और जरीना का एक बेटा था छोटा सा, और वो बेटा बहुत बीमार रहता था, बहुत बीमार रहता था। अब वो इतना बीमार रहता था कि हर जगह दिखा चुके थे, इलाज करा चुके थे, वो इलाज से ठीक नहीं हो रहा था। और जब वो ठीक नहीं हो रहा था तो इनको एक मॉन्क के बारे में पता लगा। मॉन्क साधु वगैरह जो होते, तो इस मॉन्क के बारे में पता लगा। उन्होंने बोला कि आप उस मॉन्क के पास में चले जाइए, वो मॉन्क आपके बेटे को ठीक कर देगा। वो मॉन्क जो थे वो तंत्र वंत्र विद्या ये सब चीज़ें किया करते थे। अब मॉन्क जो थे उनके पास में ये पहुँची, मॉन्क ने क्या करा, कुछ भी करा के इनके बेटे को ठीक कर दिया। ठीक, अब बेटे को ठीक कर देना क्या करा, इनका अंधविश्वास बढ़ा दिया उस चीज़ के लिए कि अब मॉन्क जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, जो भी कहा जाएगा वो सब हम मानेंगे। अब मॉन्क इनसे जो भी कहा करते थे ये मानने को तैयार हो जाया करती थी, खास करके ये अलेक्जेंड्रा। ठीक, तो अलेक्जेंड्रा उनके शाप वशीकरण वाली विद्या या काला जादू, ब्लैक मैजिक जिसको हम लोग कहते हैं, वो पर्सन किया करता था और उस सब में बहुत इन्वॉल्व। वो पर्सन बहुत फेमस था उस समय रशिया के अंदर, नाम था उसका रासपुतिन। ठीक है, रासपुतिन मॉन्क का नाम था जिसके पास में ये गई थी, जिसके पास में। ठीक,
रासपुतिन, व्लादिमीर पुतिन वाला पुतिन, रासपुतिन। रासपुतिन उस मॉन्क का नाम था जो मॉन्क यहाँ पे इनके बेटे को ठीक किया था और ब्लैक मैजिक वगैरह के ऊपर बिलीव किया करता था। ठीक, काला जादू वो उनके बेटे पे नहीं किया, वो अलेक्जेंड्रा पे भी कर दिया। और जब अलेक्जेंड्रा पे काला जादू होगा तो क्या होगा? ठीक, अलेक्जेंड्रा तो पागल हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो कुछ कहानियां ऐसी भी उड़ना शुरू हो गई कि अलेक्जेंड्रा निकोलस जार को छोड़ के कहाँ भाग जाती हैं? रासपुतिन के पास भाग जाती हैं। ठीक, काला जादू, एक तो प्यार का जादू फिर काला जादू, दोनों चढ़ गए। ठीक, और जैसे उनके ऊपर चढ़ी ये सारी चीज़ें, उसके बाद जनता बोली ये बड़ी लापरवाह शासिका है और हमारा राजा इसके लिए इतना परेशान है, ये वो। तो उसकी गुस्सा जो थी पब्लिक की पूरी अलेक्जेंड्रा के खिलाफ, और उसको लेके और भड़कती चली गई। ठीक, 3 रीज़न थे कि वो लोग जर्मन से क्यों इतना नाराज़ थे। ये तीनों रीज़न आपको लिखने होंगे जब ये बात आएगी रासपुतिन वाले की। ठीक है, वो वशीकरण, तंत्र विद्या, ये वो सब मत लिखना, उसको ब्लैक मैजिक करके लिख देना। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना। ठीक, 1914 के इस रिवॉल्यूशन में सारे के सारे लोगों को भेजा गया ज़बरदस्ती। रशिया की जितनी भी आर्मी थी उनको भेजा जा रहा था। इंडिया में भी आपने यही सब पढ़ा, आर्मी को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। अब यहाँ तो अपनी ही कंट्री की बात है तो लोग जाएंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हमको अंग्रेज आके कह रहे हैं कि हमारी सेना में भर्ती है। यहाँ तो रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो यहाँ की सेना गई। 14 से लेकर 17 तक लोग इन सब चीज़ों में बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व रहे, और वो वॉर के अंदर इतना इंडल्स थे कि अपनी कंट्री के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम्स होती चली जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग छोटा मोटा संघर्ष करके दबा दिए जाते थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था एक वर्ल्ड वॉर का। उन्हें ये भी डर था कि अपने राजा के अलावा कोई और राजा अगर आएगा तो वो और ज़्यादा हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो ये समय ये भी है कि हम राजा के अगेंस्ट में ना जाके ब्रिटिश जो भी पावर्स हैं हमारे अगेंस्ट में, उन पावर्स के ऊपर अटैक करें। तो लोग इस सब चीज़ों को लेके इनके अगेंस्ट में गए। लेकिन ये समय सीमा का समाप्ति तब हो गई जब ये सब चीज़ें बहुत बढ़ती चली गई और लोग भूख से मरना शुरू हो गए। वो था फेब रिवॉल्यूशन। ये जो बातें लिखी थी मैंने, रशियन रिवॉल्यूशन एक्चुअल में बोलते हैं किसको। अब आ जाते हैं हम लोग फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के अंदर। तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे पहुंच गई। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के अंदर अगेन यही वाली रिवर को फिर से ध्यान में रखना, दिमाग के अंदर रखना। मैंने बोला रिवॉल्यूशन होता था, सारे लोग क्रॉस करते थे, और क्रॉस करके कहाँ चले जाते थे? सीधा नेवा के पास में चले जाते थे। अब इन सारे लोगों ने यहाँ से क्रॉस किया रिवर को, और रिवर क्रॉस करके सारे रशिया के लोग अटैक करने पहुंच गए। किसके ऊपर? निकोलस जार के ऊपर। निकोलस जार वहीं खड़ा हुआ, दोनों हाथ ऊपर किए, बोले आई रिजाइन। ठीक, बोले मैं क्या करता हूँ, इस्तीफा देता हूँ आज से अपने पद से। तो उसी वर्ल्ड वॉर के दौरान निकोलस जार ने क्या करा, यहाँ से इस्तीफा दे दिया। और फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बात कर रहा हूँ तो फेब की बात है। ठीक है, हाँ, 1917 फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। 1917 फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन उस चीज़ को कहते हैं हम लोग जब पूरी जनता कलेक्ट हुई और कलेक्ट होकर अटैक कर दिया अपने ही राजा के ऊपर। राजा यहाँ बहुत ज़्यादा क्या कर सकता था, सरेंडर कर सकता था। राजा ने सरेंडर कर दिया और अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। इन्होंने जैसे ही रिज़ाइन किया वहाँ पे तुरंत एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहा जाता है कि जब वहाँ के प्रोविजन को कलेक्टिव वे में एक कोई गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले ले चलाने के लिए, और वो गवर्नमेंट कैसी होगी, अब एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी जिसका राजा का कोई भी अधिकार नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट तुरंत चूज कर ली गई, इलेक्शन हुए, सारी चीज़ें, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनने के बाद में वहाँ पर अब एक पर्सन यहाँ पे आएगा। ठीक, उस पर्सन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। निकोलस जार लेनिन से बहुत नफरत किया करते थे, लेनिन। ठीक है, लेनिन की बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ तक फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन तक सब ठीक है। लेनिन अंडरग्राउंड होके सपोर्ट किया करता था पूरे मूवमेंट को। लेनिन कभी बाहर नहीं आया क्योंकि निकोलस जार उससे बहुत ही नफरत किया करता था। नफरत इस वे में उसने उसके पास प्राइज अनाउंस करके रखा हुआ था कि अगर लेनिन कहीं भी दिखे उसको मारने वाले को या मेरे सामने लाने वालों को लाखों का इनाम दिया जाएगा। रीज़न क्या था? सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बातों से इतना मैनिपुलेट कर दिया करता था लोगों को कि लोग उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाया करते। जो भी वो कहेगा वो लोग पीछे चल पड़ते थे और बातों को मानने चल तैयार हो जाते थे। तो इसके लिए राजा ने उसके ऊपर प्राइज अनाउंस कर दिया। तो लेनिन अभी तक अंडरग्राउंड वे में काम कर रहा था। हमारे साथ ऐसा हुआ था 11वीं कक्षा के अंदर। ठीक, 11वीं नहीं 12वीं कक्षा के अंदर हम 12th क्लास के अंदर थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे एक जगह। ठीक, हमारे टीचर का नाम था विशाल जौहरी। नाम भी ले रहा हूँ, हम कैमरा ले रहा हूँ, सुन लेना सर। ठीक है, तो विशाल जौहरी नाम था। ठीक है, तो हुआ ये था कि मैथ के क्लासेस चल रहे थे, मैथ के क्लास में हम ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे।
तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, बोर्ड के एग्ज़ाम, सोचिए ज़रा, बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर वो बैनर स्कूल के टीचर थे, सबको एक्सपोज करूँगा ठीक है। तो बैनर स्कूल के वो टीचर थे और हम लोग थे लॉयंस के बच्चे, ठीक है, हम लोग लॉयंस के, तो वो सारे स्कूल के बच्चों को मिला के पढ़ाया करते थे, ठीक। तो जब वो मिला के पढ़ाते थे वहाँ पे सारे बच्चों को, तो उसमें क्या करा उन्होंने, अपने बैनर के स्कूल के बच्चों को कंटिन्यू रखा बुलाना और सारे बच्चों को ऑन लीव भेज दिया, ठीक है। क्योंकि वहाँ पॉलिसी चलती थी कि टॉपर आएगा तो बैनर से ही आएगा और कहीं से टॉपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये पॉलिसी सबके दिमाग में होती थी और ये बहुत बड़ा ट्रेंड चलता चला आया काफ़ी टाइम्स, अभी भी ऐसा कुछ ना कुछ होता है वहाँ पर। तो उन्होंने हमें पढ़ाना बंद कर दिया। पढ़ाना बंद होने के बाद में ये बात जब मेरे घर पे पता लगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने बोला घर पे, मैंने कहा कि उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम के 10-12 दिन मैथ्स के बचे हुए और वो बहुत क्रूशियल होते हैं, टीचर से बहुत डाउट होते हैं, आपको क्लियर करने होते हैं, और उसी समय टीचर गायब हो जाए एकदम, आपसे बात ही ना करना चाहे, तो वो बड़ी बात होती है, पूरे साल आप जहाँ पढ़े। तो उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चों की छुट्टी कर दी इस तरीके से। तो हमारे फादर एडवोकेट हैं, तो उनके जो टीचर हैं हमारे विशाल जौहरी, उनके बड़े भाई भी एडवोकेट हैं, ठीक। तो कोर्ट में टकरा गए कहीं आमने सामने, ठीक। आमने सामने जैसे ही टकराए, टकराने के बाद में उन्होंने क्या करा, हमारे फादर ने हर एक चीज़ उनको जितनी सुना मिली उतनी सुना दी, बहुत सुनाई उन्हें। सुनाने के बाद में बेचारे चुपचाप सुनते रहे। सुनने के बाद में जाके उन्होंने तगड़े से उन्हें सुना दी जाके विशाल जौहरी को, बोले ऐसी हरकतें करते हो तो ये बदनामी करवा रहे हो मेरी, तुम कोर्ट में 4 वकीलों के सामने बेइज्जत होकर आना पड़ा है मुझे तुम्हारी वजह से, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब चीज़ें। तो फिर विशाल जौहरी ने हमें फ़ोन किया, फ़ोन करके बुलाया, बोले कि हमसे मिलिए आप और अभी मुलाकात कीजिए। हम समझ गए पंगा हुआ है बहुत बड़ा, कुछ नहीं, जाना इस समय ठीक नहीं, ठीक। तो हमने कहा ठीक है सर, आएंगे आराम से आएंगे। तो हम उस समय तो नहीं गए, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ठीक। तो जितने भी हमारे साथ के बच्चे थे, इन समय में दौरान मैं सारे बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा था, ठीक है सब बच्चों को समझा रहा था, बुरा टीचर है, ऐसा है वैसा है, हालांकि वो गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक। तो इसलिए बोल रहा था मैं, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है। तो मैं इसलिए बात, जितने भी बच्चे थे सबको मैनिपुलेट कर रहा था। अब सारे बच्चे भी तैयार हो गए संघर्ष करने के लिए इस चीज़ को लेकर कि सही है सब साथ में चलेंगे। तो मेरी टीम बन चुकी थी पूरी की पूरी, अब मैं जाऊँगा तो सबके साथ में, कुछ होगा ही नहीं, मैं तैयार उस चीज़ के लिए। इसी बीच में मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे को प्राइज़ अनाउंस कर दिया, ठीक है। और प्राइज़ क्या था कि मैं ट्यूशन तो कंटिन्यू करूँगा और अगले साल या जितने भी जो भी बच्चे मेरे यहाँ लेके आएंगे, जो भी आएगा बच्चा रिलेटेड उससे पढ़ने, उस बच्चे की मैं 2 महीने की फ़ीस माफ़ कर दूंगा, बस मिज़ान अली को लेके आए, ठीक है। तो ये मेरे को प्राइज़ अनाउंस हो चुका था। अब प्राइज़ अनाउंस हो गया तो अंडरग्राउंड होने का सच में टाइम आ गया था, ठीक है। और मेरा एग्ज़ाम भी इतना स्ट्रेस मेरे को हो गया, 12वीं क्लास का बच्चा क्या क्या चीज़ें झेले, ये सब बातें मैं घर पे बताता तो मेरे फादर जाके उधर ही अटैक कर देते सीधा, तो मैंने घर में भी नहीं बताई ये सब चीज़ें। तो जितने बच्चे थे सारे के सारे, वो सारे बच्चे गए मेरी तरफ से, ठीक है, मेरी तरफ से जाके उनसे बात करी, सर ऐसी ऐसी बात है, ये सब चीज़ें आप गलत कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, ऐसा ऐसा। उन पर प्रेशर बनाया। जब 40 बच्चे पहुंच के किसी टीचर पे प्रेशर बनाएंगे तो वो काम अपना हो गया, मेरा काम हो गया आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे किसी तरीके से। तो मेरी वजह से वो 40 बच्चों को पढ़ना शुरू हो गया, वो लोग पढ़ाई करते रहे अपनी। मैं नहीं किया, मुझे पता था मैं जाऊँगा बहुत ताने मिलेंगे मेरे को, जो होगा। तो मैनिपुलेट करना उस समय से मैंने सीख लिया था कि कैसे मैनिपुलेट करा जाता है किसी भी चीज़ में, सही बातों के लिए, गलत बातों के लिए नहीं किया मैंने। उससे देखो उनका फ़ायदा भी हो गया, 40 बच्चे कम से कम पढ़ना तो शुरू हो गया उसके चक्कर में, ठीक है। और मेरे को प्राइज़ भी अनाउंस हुआ, मैं तो और ज़्यादा चौड़ा हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, पूरी कोचिंग अब मुझे जानती है, मेरे ऊपर जब प्राइज़ अनाउंस हुआ। तो सेम कंडीशन कुछ लेनिन के साथ हो रही थी, ठीक है। लेनिन के साथ में भी क्या हो रहा था, वो भी ऐसी अंडरग्राउंड चल चल के लोगों को मैनिपुलेट किया करता था। और वो मैनिपुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग सारे के सारे उसके मैनिपुलेशन से, जो उसकी बात सुना करता था, वो फिर क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हो जाया करता था। और ये बात बहुत अच्छे से पता थी निकोलस जार को, इसलिए उसने इसके ऊपर प्राइज़ को अनाउंस करके रखा हुआ था। अब जो प्राइज़ अनाउंस हुआ था इसके ऊपर, अब पता है निकोलस जार ने रिज़ाइन कर दिया, निकोलस जार अगला लीडर नहीं है, तो लेनिन के अंदर रहेंगे, लेनिन अंडरग्राउंड तो रहेंगे नहीं, लेनिन कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। 1917 लेनिन बाहर आ गए। और मैंने आपसे कुछ दिन पहले या परसों की क्लास में क्वेश्चन पूछा था, सोशलिज्म यूरोप के अंदर कब शुरू हुआ, पूरे सेंचुरी की अगर हम बात करें तो सोशलिज्म यूरोप के अंदर कब शुरू हुआ। 1917 जिसका आंसर मैंने आपको बताया था। क्यों बताया था, इसी वजह से बताया था। लेनिन 1917 में वापस आते हैं और वापस आने के बाद में आइडिया ऑफ सोशलिज्म इम्प्लीमेंट कर देते हैं आगे रशिया के अंडर में, ठीक है। तो आइडिया ऑफ सोशलिज्म यहीं पे इम्प्लीमेंट हो जाता है और इसी सोशलिज्म के आइडिया को लेनिन ने आगे बढ़ाया और यही जाके क्या बन गया है आज के समय में,
कम्युनिज्म, जिसको हम लोग साम्यवाद के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारे के सारे आइडियाज यहाँ पे सब मिक्स होकर हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं आगे चल के जब ये टॉपिक्स आएंगे। अभी हमने ये पढ़ा है कि सोशलिज्म के आइडिया को यहाँ पे लाने वाला कौन है, लेनिन है। लेनिन फ्री हो चुके हैं और लेनिन फ्री होके यहाँ पे अब पूरे क्रांति को, अब सोचिए जो अंडरग्राउंड इतनी बड़ी क्रांति चला सकता है, तो वो जब बाहर आ जाएगा ओपनली तो वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ तक बन चुकी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना रूल कर रही है। अब इसके आगे की कहानी लेनिन की और जो भी है हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सोशलिज्म को कम्युनिज्म में कन्वर्ट करने वाले लेनिन ही है, क्योंकि सोशलिज्म का प्योर आइडिया देने वाले कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने ये बात बोली थी कि सोशलिज्म एक टाइम में जाके कम्युनिज्म में चेंज हो जाएगा, और ये हुआ भी जब लेनिन ने एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को अपनाया, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, वो एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को अपनाया, वही फॉर्म क्या कहलाई यहाँ पे, सोशलिज्म की फॉर्म कम्युनिज्म कहलाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस भी चीज़ की एक्सट्रीम फॉर्म होती है वो नुकसान ही देती है, यहाँ पे सोशलिज्म कम्युनिज्म में बदल के उन लोगों को नुकसान भी होने लगा, ठीक। चलिए आगे की कहानी बाद में करेंगे। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, दुविधा कुछ है? लेनिन्स आइडिया ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म से इन्होंने शुरू किया था, लेकिन लेनिन कम्युनिज्म के भी उतने ही सपोर्टर थे जितने सोशलिज्म के थे, ठीक है। दोनों आइडियाज़ को ये देने वाले थे। लेनिन के साथ के बाद में अगर हम लोग देखें, स्टालिन आए थे वहाँ पे, स्टालिन की भी बात अभी करने वाले। स्टालिन का आइडिया कम्युनिज्म का प्योर आइडिया था, ठीक है, क्योंकि सोशलिज्म उस समय तक कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। हाँ, तो लेनिन दोनों आइडियाज़ को साथ में लेके चलने वाले, क्लियर है।